हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBF 4 की यूनिट नंबर 6 के बारे में। इसके हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता क्या है? एनी अरेंजमेंट फेयर बाय अ बैंक एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कस्टमर दैट इज द इम्पोर्टर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ थर्ड पार्टी द एक्सपोर्टर अगेंस्ट डॉक्यूमेंट विद certain terms and conditions. At the same time, bank tells to the exporter that payment will be made as soon as document evidencing comply with shipping terms and conditions. तो इसमें कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता क्या है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मान लो हमारा एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टर है। ठीक है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दो पर्सन है, दोनों के बीच में क्या हुआ है? एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि इम्पोर्टर को कोई गुड्स चाहिए थे एक्सपोर्टर की कंट्री से, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जब हमारे जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स को शिप किया या फिर इन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना कि जो मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा ना वो कैश में नहीं करूँगा, यानी कि तुमने मुझे डॉक्यूमेंट दिया और उसके बदले में मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें जो भी तुम मुझे डॉक्यूमेंट दोगे ना उसके बदले में तुम्हें एक्सेप्टेंस दे दूँगा, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दूँगा। जिसके इससे का मतलब क्या है कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो एट ए टाइम पेमेंट नहीं करेगा। जब गुड्स हमारे इम्पोर्टर तक पहुंच जाएगी वो 2 या 3 महीने के बाद ही पेमेंट करेगा। उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट क्रेडिट, यानी कि हमारा जो इम्पोर्टिंग बैंक है वो अपने बैंक को क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरे बिहाफ पे जो एक्सपोर्टर है उसको एक डॉक्यूमेंट क्रेडिट इशू कर दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या कर दो? इशू कर दो। वो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती है। टर्म्स और कंडीशंस रिलेटेड टू व्हाट? यानी कि जो पेमेंट की जाएगी ना, जो पेमेंट की जाएगी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को जो पेमेंट करेगा वो तभी करेगा जब एक्सपोर्टर ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे सही हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे अगर डॉक्यूमेंट सही होंगे तभी जो एक्सपोर्टर है वो इम्पोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। बेसिकली यही होता है कि एक्सपोर्टर ने गुड्स को शिप कर दिया इम्पोर्टर तक, इम्पोर्टर के पास जो है वो गुड्स, इम्पोर्टर की कंट्री में गुड्स पहुंच गए। अब इम्पोर्टर को क्या करना है? वो गुड्स लेने हैं। तो जो गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे इम्पोर्टर के पास नहीं आते, वो कहाँ पे जाते हैं? कस्टम अथॉरिटी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे वो चेक किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, उसके बाद ही इम्पोर्टर को वो गुड्स मिलते हैं। तो क्या होता है ना कि वो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर के पास कैसे आएंगे? वो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर के पास तब आएंगे बैंकिंग चैनल के थ्रू, यानी कि एक्सपोर्टर अपने बैंक को वो गुड्स देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, और एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो इम्पोर्टर के बैंक को डॉक्यूमेंट्स देगा। यानी कि किस बिहाफ पे देगा? या तो पेमेंट लेगा इम्पोर्टर से, अगर पेमेंट नहीं ले रहे तो एक्सेप्टेंस लेगा कि अगर तुम ये कह रहे हो ना, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर को कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो मुझे कोई ना कोई एविडेंस तो दो, मुझे कोई ना कोई एक्सेप्टेंस तो दो कि तुम 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो इम्पोर्टर का बैंक जो है वो एक्सेप्टेंस देता है, उन डॉक्यूमेंट्स के बदले में क्या करता है? एक्सेप्टेंस देता है, स्टैंप लगाता है एक्सेप्टेंस की और अपने साइन करता है कि अगर मान लो इम्पोर्टर ना दे पाया तो उसके बिहाफ पे मैं दूंगा। ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। उसके बाद आता है कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में, यानी कि जो बेसिकली डॉक्यूमेंट की हमने बात की वो क्या था? लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो कौन इशू करता है? हमारा इम्पोर्टर इशू करता है, अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करो। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में। तो सेलर यानी कि जो एक्सपोर्टर है, जो बेनिफिशियरी है जिसको पेमेंट मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड पार्टी आती है वो आती है हमारी इम्पोर्टर, यानी कि बायर जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा, जो पेमेंट करेगा उन गुड्स की। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड पार्टी आती है वो आता है हमारा इशूइंग बैंक, यानी कि इम्पोर्टर्स का बैंक जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा। उसके बाद आता है फोर्थ पार्टी, दैट इज एडवाइजिंग, कन्फर्मिंग, नेगोशिएटिंग बैंक या एक्सपोर्टर्स बैंक, इनको हम इन नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एंटर इनटू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों ही एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। हमारे इंपोर्टर ने उस समय कहा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, उसी समय हमारे इंपोर्टर ने कहा भाई तुम जब मुझे गुड्स भेज दोगे ना, डिलीवर कर दोगे, मैं उसी समय तुम्हारी पेमेंट नहीं करूँगा, मुझे कुछ टाइम चाहिएगा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट को इशू करूँगा। ठीक है, वो उसका उसको आपको 2 या 3 महीने तक रखना है। जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी तो मुझे वो डॉक्यूमेंट शो कर देना और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। सेलर और बायर के बीच में अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप थे तो दोनों ने डील कर ली। अब सेकंड बात क्या आती है? इंस्ट्रक्शन हिज बैंक टू इशू
क्रेडिट इन फेवर ऑफ सेलर, यानी कि जो हमारा सेलर है वो मान गया क्रेडिट के लिए, तो इम्पोर्टर ने जो है इंस्ट्रक्शन दे दी अपने बैंक को, ठीक है, कि तुम है ना सेलर के फेवर में एक लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दो। अब क्या होता है ना कि जो हमारा इशूइंग बैंक है वो क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा, आस्क टू कंफर्म द क्रेडिट, यानी कि इशूइंग बैंक जो है वो एडवाइजिंग बैंक को पूछे कंफर्म करेगा क्रेडिट के लिए। अब क्या होता है ना, फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि इन्फॉर्म द सेलर दैट द क्रेडिट हैज़ बीन इशू, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है उसको जो है लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, कब मिलेगा, क्या उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो तभी जो हमारा इम्पोर्टर है वो इंस्ट्रक्शन दे देगा कि तुम जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो। नहीं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब हमारा एक्सपोर्टर गुड्स को शिप कर देगा ना बायर को, ठीक है, शिप कर देगा, उस समय सेलर जो है, ठीक है, जो एक्सपोर्टर है वो अपने बैंक को कहेगा, जो बायर है, बायर को ये पता चल गया कि गुड्स जो है वो शिप हो गए मेरे पास आने के लिए, तब उस समय जो है बायर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम्हारे पास एक्सपोर्टर आएगा डॉक्यूमेंट्स लेके, उस समय तो मैंने उसको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देना, क्योंकि इंपोर्टर को गुड्स तभी मिलेंगे जब उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगी। अब क्या है ना कि जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है उसने अपने एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म किया कि मुझे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गया है, जो इशूइंग बैंक है या फिर जो इम्पोर्टर है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट, कंफर्मेशन यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है वो कंफर्मिंग बैंक की तरह भी एक्ट करता है। तो ये होता क्या है, किस तरीके से कंफर्मिंग बैंक की तरह एक्ट करता है, कंफर्मेशन ऑफ क्रेडिट इम्प्लाइज एन अंडरटेकिंग टू पे टू द बेनिफिशियरी, यानी कि क्या है, इसने क्या दिया है, कंफर्मेशन दिया है कि वो बेनिफिशियरी को क्या करेगा, पेमेंट करेगा इन द इवेंट ऑफ इशूइंग बैंकर्स इनएबिलिटी और रिफ्यूजल टू पे, यानी कि कंफर्मिंग बैंक की तरह भी हमारा जो एक्सपोर्टर का बैंक है वो काम करता है। किस तरीके से काम करता है, मान लो जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है वो क्या करता है, कंफर्मेशन देता है कि इन केस अगर इम्पोर्टर का बैंक, जो इम्पोर्टर का बैंक है वो पेमेंट नहीं कर पाया, मना कर गया पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में मैं पेमेंट करूँगा। यूजुअली एडवाइजिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक आर वन एंड द सेम, यानी कि हमने कहा था कि जो हमारा एक्सपोर्टर का बैंक है वो एडवाइजिंग के रूप में भी काम करता है, यानी कि एडवाइस प्रोवाइड करता है हमारे सेलर को। किस तरीके से एडवाइस प्रोवाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए तभी आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है। सेलर के बिहाफ पे वो क्या करता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, तो एडवाइजिंग की तरह भी काम करता है और कंफर्मेशन भी देता है कि इन केस हमारा जो इशूइंग बैंक है, इम्पोर्टर का जो बैंक है वो पेमेंट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी पेमेंट करूँगा। उसके बाद नेगोशिएटिंग बैंक क्या होता है उसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एक्सपोर्टर बैंक है वो नेगोशिएटिंग बैंक की तरह भी काम करता है। नेगोशिएटिंग बैंक मस्ट प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द पेइंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक क्या करता है, पेइंग बैंक को, इशूइंग बैंक को जो है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करता है, देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि कौन बनाता है, हमारा एक्सपोर्टर बनाता है, और किसको देता है, वो हमारे ड्रॉई को देता है, हमारे इम्पोर्टर को देता है, उसके बदले में हमारा जो इम्पोर्टर है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो नेगोशिएटिंग बैंक की तरह किस तरीके से काम करता है, जो हमारा नेगोशिएटिंग बैंक है वो मस्ट प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज टू द पेइंग बैंक एंड अंटिल दैट बैंक पेज द बिल द ड्रॉइंग इज नॉट फाइनेंस। जब तक हमारा जो पेइंग बैंक है वो पेमेंट ना कर दे, जो इम्पोर्टर वो पेमेंट ना कर दे, तब तक वो जो टर्म्स है वो फाइनलाइज नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू तभी किया जाएगा इम्पोर्टर के बैंक के द्वारा, इशूइंग बैंक तभी जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा जब उसको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे एक्सपोर्टर से। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इम्पोर्टर को रिक्वायर्ड होंगे अपने गुड्स को कस्टम अथॉरिटी से लेने के लिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ और सैनिटरी सर्टिफिकेट और वेटेज सर्टिफिकेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक बिल होता है जो बनाया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा और इम्पोर्टर को दिया जाता है ताकि इम्पोर्टर क्या कर दे, पेमेंट कर दे, उस पर एक्सेप्टेंस डालता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। कमर्शियल इनवॉइस के अंदर सारी की सारी डिटेल मेंशन होती है कि किस तरीके की क्वालिटी के गुड्स जो है वो भेजे जा रहे हैं, कितनी यूनिट के प्राइस है, बायर का जो नेम है, एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है,
गुड्स के बारे में सारी की सारी डिटेल होती है, और साथ ही साथ जो अमाउंट मेंशन की जाती है कमर्शियल इनवॉइस पे वो ब्रेकअप करके की जाती है, ताकि जो इम्पोर्टर की कंट्री है उसके अंदर जो कस्टम अथॉरिटी चार्ज की जाती है वो अच्छे से जो है ड्यूटी चार्ज की जाए। यानी कि जो ब्रेकअप किया जाता है अमाउंट का, यानी कि अच्छे से एक एक अमाउंट को बताया जाता है कि पर यूनिट की प्राइस क्या है, वो जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी इम्पोर्टिंग कंट्री से ही आती है, तभी उसका जो अमाउंट की डिटेल है उसको अच्छे से मेंशन किया जाता है। उसके बाद पैकिंग लिस्ट जो आती है, पैकिंग लिस्ट, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया, उसके बारे में उसके लिए डॉक्यूमेंट मिलता है एक्सपोर्टर्स को। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपने गुड्स का इंस्पेक्शन करवाया होगा, इंस्पेक्शन करवाना यानी कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के तो है ना, तो इंस्पेक्शन एजेंसी क्या करती है, गुड्स का इंस्पेक्शन करती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट इशू करती है एक्सपोर्टर को। इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट, यानी कि गुड्स का इंश्योरेंस करवाना, अगर तो गुड्स का इंश्योरेंस हमारा इंपोर्टर खुद कराता है तो एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, जो गुड्स इंपोर्टिंग कंट्री में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है जो कौन देता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स देता है उस एक्सपोर्टिंग कंट्री का, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है। उसके बाद हेल्थ और सैनिटरी सर्टिफिकेट, ये कहते हैं ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जो एक्सपोर्टर को मिलता है अपनी कंट्री से गुड्स को क्वालिटी को चेक कराने के बाद, कि जो भी गुड्स एक्सपोर्टर भेज रहा है अपनी कंट्री से उससे इंपोर्टिंग कंट्री के जो लोग जो कंज्यूम करेंगे उनकी हेल्थ वगैरह पे कोई बेनिफिट कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होंगी। उसके बाद है वेट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप गुड्स भेज रहे हो उसका वेट तो सही है ना, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लेता है पहले इंपोर्टर का बैंक, उसके बाद ही लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है। फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, अब जो हमारे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होते हैं ना वो कितने तरीके के होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, एक होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज मेथड, इन दिस मेथड एक्सपोर्टर शिप द गुड्स टू द इंपोर्टर बिफोर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम द बायर, बट seller does not give the possession of the goods until the buyer makes the payment against document। इसके अंदर क्या होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट के अंदर, कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो गुड्स को तो शिप कर देता है इंपोर्टर को, ठीक है, लेकिन अभी तक हमारे जो एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट नहीं मिली है इंपोर्टर से, उसने हालांकि गुड्स अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर दिए लेकिन पेमेंट अभी भी नहीं मिली है। अब क्या होता है ना कि जो गुड्स है, जो गुड्स का पोजीशन है वो अभी भी सेलर के पास ही है, अभी भी एक्सपोर्टर के पास ही गुड्स का पोजीशन है। क्यों, क्योंकि इंपोर्टर जो है वो गुड्स तब तक नहीं ले सकता तब तक जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट्स ना आ जाए। यानी कि एक्सपोर्टर जो है डॉक्यूमेंट्स देगा इंपोर्टर को, इंपोर्टर के बैंक्स को डॉक्यूमेंट देगा, कब देगा, जब हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाएगी, पेमेंट मिलने के बाद ही इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ताकि वो अपने गुड्स की डिलीवरी ले सके पोर्ट से या कस्टम अथॉरिटी से, ठीक है। ये था हमारा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, क्या कहता है, इन दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर गिव्स द पोजीशन ऑफ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर without taking payment, but when the goods is handed over to the importer give firstly his acceptance on bill on exchange that he will pay to the exporter। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना एक्सपोर्टर के पास, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को दे देता है, किस तरीके से, बैंकिंग चैनल के थ्रू। अब हमारा जो इंपोर्टर है उसको डॉक्यूमेंट्स तो मिल गए, लेकिन हमारा जो इंपोर्टर है उसको डॉक्यूमेंट मिल गए, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसको अभी तक पेमेंट नहीं मिली, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब मिलेंगे, वो मिलेंगे तब मिलेंगे इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट जब इंपोर्टर एक्सेप्टेंस दे दे कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इंपोर्टर को एक्सपोर्टर जब भी डॉक्यूमेंट्स दे रहा होता है इंपोर्टर को, तो उसको पेमेंट नहीं मिलती, उसको क्या मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस किस पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है हमारा एक्सपोर्टर। जो एक्सपोर्टर ने बिल बना दिया उस पर सारी चीज़ मेंशन कर दी, हमारा जो इंपोर्टर है या उसका बैंक है उस पर क्या करता है, स्टैंप लगाता है, एज एक्सेप्टेंस की स्टैंप लगाता है और उस पर साइन करता है। इसका मतलब ये है कि इंपोर्टर जो है वो पेमेंट कर देगा। उसके बाद आता है एक्सपोर्टर ड्रॉ अ बिल टू द इंपोर्टर। एक्सपोर्टर क्या करता है, एक बिल ड्रॉ करता है इंपोर्टर के नाम पे, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है। ही फॉरवर्डेड द बिल विद अदर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर डिलीवरी टू द इंपोर्टर अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जो कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी एक्सपोर्टर है वो बिल
के साथ साथ और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जो है इंपोर्टर को डिलीवर करता है। लेकिन उससे पहले क्या लेता है, इंपोर्टर से एक्सेप्टेंस लेता है कि इंपोर्टर ये एक्सेप्ट करे कि वो पेमेंट कर देगा। Exporter not only ship the goods before payment but wait after the buyer has taken delivery of goods। यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो सिर्फ इंपोर्टर को गुड्स ही नहीं दे रहा, बल्कि गुड्स मिलने के बाद, इंपोर्टर को गुड्स मिल भी चुके हैं, अभी भी हमारे एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है अपनी पेमेंट के लिए। Accepting the bills means writing the word accepted and sign on the document, that is bill of exchange। On the due date bill is presented for payment and the amount remitted to the exporter। यानी कि मान लो 2 महीने का टाइम दिया था इंपोर्टर ने कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। जो हमारा एक्सपोर्टर है वो बिल लेके गया, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, एक्सपोर्टर अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू उसको प्रेजेंट किया बिल को इंपोर्टर को, और इंपोर्टर क्या कर रहा है, पेमेंट कर देगा। इस तरीके से जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट मिलती है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस के अंदर। रिस्क एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम, यानी कि इसमें एक तरीके का रिस्क है, एक आता है हमारा क्रेडिट रिस्क और एक आता है ट्रांसफर रिस्क। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है और ट्रांसफर रिस्क क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे क्रेडिट रिस्क। फेलियर और अनविलिंगनेस टू पे ऑन द ड्यू डेट, इन दिस केस एक्सपोर्टर कैन टेक लीगल एक्शन। यानी कि हमारा जो एक्सपोर्टर है उसने गुड्स भी दे दिए, उसने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिली, तो एक तरीके का क्रेडिट रिस्क है। एक तरीके का रिस्क है कि अगर बाई चांस एक्सपोर्टर को पैसा ना मिला, एक्सपोर्टर 2 महीने बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके तो गया इंपोर्टर के पास, इंपोर्टर ने मना कर दिया कि मैं तो पेमेंट नहीं कर रहा, तो इस केस में जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या कर सकता है, एक लीगल एक्शन ले सकता है। उसके पास पूरा प्रूफ है, उसके पास एक्सेप्टेंस है इंपोर्टर की, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क क्या होता है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इम्पोर्टर कंट्री। क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टर है उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, एक्सपोर्टर को 2 महीने हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज आ गई इम्पोर्टर कंट्री में, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, 2 थे। क्रेडिट रिस्क की, जो इम्पोर्टर है वो विलिंग नहीं है पे करने के लिए, तो जिसके खिलाफ जो एक्सपोर्टर है वो लीगल एक्शन ले सकता है। दूसरा आता है रिस्क ट्रांसफर रिस्क। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इंपोर्टर की कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज अभी की शॉर्टेज हो चुका है, इंपोर्टर पेमेंट करना चाहता है लेकिन उसको फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं हो रहा है, जब भी होगा तब वो पेमेंट कर देगा। उसके बाद आता है हमारा ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन बायर एंड सेलर हैव इंटर कंपनी रिलेशनशिप विद ईच अदर। यानी कि ये ओपन अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो अपना एक अकाउंट ओपन कर लेता है। ये कब किया जाता है, जब हमारा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में अच्छे रिलेशनशिप है, अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप है। ये नहीं है कि वो एक ही बार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी समय से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बिजनेस करते आ रहे हैं। इसलिए एक्सपोर्टर ने क्या किया हुआ है, अपना एक अकाउंट को ओपन अप किया हुआ है। देयर इज़ नो एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, किसी भी फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो। व्हेन बोथ हैव हैड लॉन्ग एंड फेवरेबल डीलिंग टुगेदर, यानी कि वो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, आपस में बिजनेस करते जा रहे हैं। सेल्स आर सेटल्ड थ्रू पीरियोडिक रेमिटेंस टू एक्सपोर्टर बाय द इंपोर्टर। यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट है वो किस तरीके से की जाती है, मान लो जनवरी से दिसंबर तक का हम कैलेंडर पीरियड लेते हैं, या फिर आप फाइनेंशियल पीरियड ले लो अप्रैल से मार्च तक का, तो फाइनेंशियल पीरियड लेके चलते हैं। तो अप्रैल में क्या करी, इंपोर्टर ने गुड्स को सेंड करना स्टार्ट कर दिया इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को गुड्स सेंड करना, डिलीवर करना, शिपमेंट करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जो पेमेंट है उसको पीरियोडिकली पेमेंट मिलेगी, मार्च में मिल जाएगी। यानी कि पूरे साल तक तो हमारे एक्सपोर्टर ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया, शिप किया, उससे एक्सेप्टेंस भी ली, लेकिन जो इंपोर्टर पेमेंट है वो सारी इंपोर्टर एक बार में ही करेगा। ठीक है। इट रिक्वायर स्पेशल परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर एक्सपोर्टिंग ऑन अकाउंट ओपन अकाउंट बेसिस। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्टर अपनी मर्जी से ओपन अकाउंट बेसिस पे जो है पेमेंट रिसीव करे, उसको सबसे पहले आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। ओपन अकाउंट बेसिस पे अगर वो पेमेंट को रिसीव करेगा तो उसके लिए उसको जो है आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। इट इज़ अवेलेबल टू फॉरेन कंपनी ऑपरेटर इन इंडिया। यानी कि जो ओपन अकाउंट है वो किसको मिलता है, जो फॉरेन कंट्री इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनको ये फैसिलिटी मिलती है ओपन अकाउंट की। व्हेन एक्सपोर्टर हैज़ सफिशिएंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ टू कैरी इन्वेंट्री अब्रॉड आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। यानी कि 1 साल बाद पेमेंट मिलना, जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट किया है उसकी 1 साल बाद पेमेंट मिलना, इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा काम रुक जाएगा, अगर
एक बंदे के पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स होगा, उसका भी वो यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर देगा और पेमेंट नहीं मिलेगी, तो आगे काम किस तरीके से करेगा। यानी कि ये काम तो तभी हो सकता है ओपन अकाउंट बेसिस पे जब एक्सपोर्टर के पास बहुत पैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। शिपमेंट ऑफ कंसाइनमेंट बेसिस क्या कहते हैं, इंडिप्लाइज दैट गुड्स आर सेंड टू द इम्पोर्टर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द लेटर विल सेल द गुड्स एंड रिमिट द सेल प्रोसीड। यानी कि जो भी हमने कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्टर ने क्या किया, गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में। अब जो है उसको पेमेंट कब मिलेगी, हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट तब मिलेगी जब वो गुड्स सेल कर दिए जाएंगे इम्पोर्टर के द्वारा उस कंट्री में। जो पैसा आएगा उसके बाद ही एक्सपोर्टर को पैसा मिलेगा। अब हु इज़ इम्पोर्टर, यहाँ पे इम्पोर्टर आना चाहिए कि यहाँ पे इम्पोर्टर है कौन, एक्सपोर्टर ऑन्स एजेंट। यहाँ पे जो इम्पोर्टर होते हैं कि उस पर इतना भरोसा है इम्पोर्टर पे, तो यहाँ पे इम्पोर्टर है कौन, इम्पोर्टर जो इस केस में है वो है एक्सपोर्टर का खुद का ही एजेंट। या तो खुद का एजेंट है या फिर कोई एक ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज है जो क्या करती है, गुड्स को सेल करती है कमीशन बेसिस पे। यानी कि अगर मार्केटिंग एजेंसी को ये कहा गया है कि अगर तुम 1 करोड़ का सामान बेचोगे तो तुम्हें 10% कमीशन मिलेगा, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा बेचोगे तो तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। तो कमीशन के बेसिस पे वो क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। यानी कि यहाँ पे हमें पता चल गया कि इम्पोर्टर कौन होता है, इम्पोर्टर या तो एक्सपोर्टर का खुद का एजेंट होगा या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसीज होगी जो गुड्स को सेल कर रही है कमीशन बेसिस पे। अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन इन इंडिया एक्सपोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द मिनिमम सेलिंग प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट। इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसको क्या करनी होगी, एक मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो बताना होगा कंसाइनमेंट का, कि कम से कम आपको इतने प्राइस पे तो गुड्स को सेल करना ही करना है। इन केस गुड्स आर नॉट सोल्ड एट द प्राइस डिक्लेयर बाय द एक्सपोर्टर एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट। यानी कि जो भी कंसाइनमेंट दिया गया था एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर को, तो उस समय जो भी प्राइस डिक्लेयर किया गया था उस प्राइस पे जो गुड्स है वो बिक नहीं रहे हैं उस कंट्री में, तो प्राइस को कम करना पड़ेगा गुड्स को बेचने के लिए। तो रिडक्शन इन प्राइस कैन ओनली बी डन आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम आरबीआई। यानी कि जो प्राइस में रिडक्शन की जाएगी वो कब की जाएगी, जब आरबीआई से हमें परमिशन मिल जाएगी, तभी जो है गुड्स के प्राइस में हम रिडक्शन कर सकते हैं, उस तब तक के लिए नहीं कर सकते। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता क्या है, जब हमारा इंपोर्टर जो है वो पेमेंट ना करे एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स। यानी कि जब भी गुड्स को रिसीव किया जा रहा है, जब भी डॉक्यूमेंट्स को उसको मिल रहे हैं, तो उस समय वो पेमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर रहा है। तो इसमें हमने सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि कन्फर्मेशन, यानी कि जो हमारा एक्सपोर्टर बैंक है वो बहुत सारे रोल्स को जो है परफॉर्म करता है, एज अ एडवाइजिंग बैंक भी परफॉर्म करता है, एज अ कंफर्मिंग बैंक भी करता है और नेगोशिएटिंग बैंक भी रोल परफॉर्म करता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर होते हैं अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट। यानी कि इंपोर्टर ऐसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू नहीं कर देगा, ऐसे ही ये नहीं कह देगा मैं तुम्हें 2 या 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। वो सबसे पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री। उसमें हमने ये पढ़ा कि डॉक्यूमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो था हमारा रिस्क एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम। यानी कि जब हम गुड्स को क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस के बेसिस पे क्या करते हैं, देते हैं गुड्स, जो भी गुड्स हैं वो हमने किसको दे दिए, इंपोर्टर को दे दिए, साथ ही साथ हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। तो एक तरीके का रिस्क राइज हो जाता है कि मान लो कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमारा जो भी इंपोर्टर है वो पेमेंट करे या ना करे, तो इस तरीके से रिस्क राइज हो जाता है। तो 2 तरीके के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क और ट्रांसफर रिस्क। क्रेडिट रिस्क के अंदर क्या आता है कि जो हमारा इम्पोर्टर है वो पेमेंट करे ना करे या ना करे, अगर नहीं करेगा तो जो हमारा एक्सपोर्टर है उस पर क्या कर लेगा, लीगल एक्शंस को ले लेगा। उसके बाद है ट्रांसफर रिस्क के अंदर क्या होता है, मान लो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज पड़ गई है इंपोर्टर की कंट्री से, तो भी एक तरीके का रिस्क अराइज होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था ओपन अकाउंट, यानी कि हमारा जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उन दोनों के बीच में अच्छी बिजनेस रिलेशनशिप है, तो ओपन अकाउंट किया जा सकता है, कोई एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि जब दोनों ही पार्टनर्स बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं तभी ये जो है ओपन अकाउंट का यूज़ किया जाता है। ओपन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी पेमेंट की जाएगी इंपोर्टर के द्वारा वो एक ही बार की जाएगी, और जो गुड्स को लिया जाएगा वो
हर बार ले लिया जाएगा और जो पेमेंट है वो एक बार में ही कर दी जाएगी एक्सपोर्टर को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि एक्सपोर्टर को ट्रस्ट है इम्पोर्टर पे, और साथ ही साथ जो है एक्सपोर्टर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, उसको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी ओपन अकाउंट बेसिस पे काम करता है ना एक्सपोर्टर, तो उसको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी जो है गुड्स को ओपन अकाउंट बेसिस पे सेल नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और ये कौन काम करता है? ऐसे काम कौन करते हैं जिसका हमारे कंट्री के अंदर यानी कि फॉरेन कंपनी जो इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है, वो बेसिकली जो है ओपन अकाउंट पे काम करती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से उनको इस बेसिस पे काम कर सकती है। उसके बाद हमने पढ़ा शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। शिपमेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस का आ गया है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो इंपोर्टर को गुड्स तो दे देता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उसको पेमेंट कब मिलती है? जब वो सारे के सारे गुड्स इंपोर्टर की कंट्री में सेल आउट हो जाएंगे, तभी जो है एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी। ऐसा कौन सा इंपोर्टर है जिसपे एक्सपोर्टर को इतना ट्रस्ट है कि उस सेल करने के बाद पेमेंट लेगा? क्योंकि जो इंपोर्टर है या तो वो एक्सपोर्टर का एजेंट है या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसी है जो कमीशन के लिए काम कर रही है। उस एजेंसी को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? काम कर रही है। मान लो इन केस जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है, इंपोर्टर को जो भी कंसाइनमेंट दिया गया है, उस कंसाइनमेंट का कोई ना कोई मिनिमम प्राइस बताया जाना चाहिए कि किस प्राइस पे जो गुड्स है वो सेल किए जाएंगे उस कंट्री में, इंपोर्टिंग कंट्री में। अगर मान लो कि गुड्स सेल नहीं होते उस प्राइस पे जो प्राइस दिया गया था कंसाइनमेंट में, तो उस प्राइस को कम करना पड़ेगा गुड्स को बेचने के लिए इंपोर्टिंग कंट्री में। तो जो भी रिडक्शन की जाएगी ना प्राइस में, उस रिडक्शन करने से पहले जो आरबीआई की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पढ़ा यूनिट नंबर 6। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई हो और समझ आ गई हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, आप उसको देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।